नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लोग बातचीत करते हैं बंगाल के चुनाव में अभी मौजूदा हालात की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, बाकुंडा में बड़ी रैली थी, जिसको हम अगर वहाँ के हिसाब से कहें, और चूँकि उस रैली में मौजूद थे, उसके बाद हम लोगों ने आज ममता बनर्जी की 3 रैलियाँ बाकुंडा में देखी। ममता बनर्जी कल भी रहेंगी। और अगर हम इन सब को देखते हैं कि फिर इन रैलियों का क्या मतलब निकलता है, किस तरह से बाकुंडा का इलाका, किस तरह से वहाँ की राजनीति होती है, इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको लगातार अब हम लोग इन रैलियों में भूलते जा रहे हैं, वो है अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। उसके क्या मायने हैं? मोहम्मद सलीम या तमाम जो भी वामपंथी लीडर्स हैं, वो लोग कहाँ हैं जो उनको लेकर, किसान मूवमेंट को लेकर भी आए थे, उन सब का क्या मतलब रह गया है अभी तक के फेज़ में चुनाव के लिए? चूँकि हम लोग अभी जो भी मेरे तमाम दोस्त जिनके साथ मैं ये आइडिया शेयर करता हूँ, उनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी हम जो डेवलपमेंट डेली हो रहा है उस पर बातचीत कर रहे हैं। ओवरऑल पर बातचीत करने के लिए मैं आपके साथ रहूँगा, और उस समय जो भी फिर 2 मई पर भी हम बात करेंगे, 2 मई के बाद भी उन सब तमाम चीज़ों पर, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये इसी में रहेंगी। तो आप लोग इस पर देख कर अपने सवाल, और हो सकता है मेरी गलतियाँ जो असेसमेंट की हैं उन सब पर भी बात करें। लेकिन अभी तक जो मेरा असेसमेंट है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि अगर हम इसको देखते हैं कि अब ये जो रैलियां हुई, दोनों रैलियों का मतलब दो ही चुनौतियां हैं इस समय एक दूसरे के सामने खड़ी हुई, या तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं बार बार मेरी स्टोरीज में, मेरी बातचीत में यही बात उभर के इसलिए आती है क्योंकि मुझे यही दिख रहा है ग्राउंड पे कि बाकी तमाम लोग एक फीलर्स के तौर पर हैं, अलग अलग नेता हैं। ऐसा मैं किसी नेता को छोटा करके नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आम जनता के अंदर की बातचीत है उसमें बाकी तमाम नेताओं की इतनी ही जगह है जितनी कि हम लोग चेस में देखते हैं, चेस बोर्ड पर बाकी तमाम जो क्वीन और किंग के अलावा बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। मतलब एक तरफ क्वीन किंग, इस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, तो दूसरी तरफ क्वीन और किंग ममता बनर्जी खुद हैं। बाकी तमाम लोग उनकी उसके लिए हैं, डिफेंस के लिए हैं, और उसको बनाए रखने के लिए हैं कि वो वहाँ टिके रहें। तो इस पूरी लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दोनों के सामने आमने सामने हैं, और दोनों के अलग अलग पैंतरे, दोनों के अलग अलग चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने मैनिफेस्टो, क्योंकि हम लोग मैनिफेस्टो के बाद भी आज ही बात कर रहे हैं, लगातार रात का ट्रेवल रहा तो मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप उन तमाम चीज़ों को गौर करते हैं तो दोनों के मैनिफेस्टो में महिला अधिकारों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, महिलाओं को सबल बनाने की बात की जा रही है। और दोनों मैनिफेस्टो को देखते हैं तो जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था उससे एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ बंगाल में की गई। बंगाल के जो पॉलिटिकल हालत भी है उसको भी हम लोग, जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी भी हालत सबको मालूम है, उसके बारे में क्या मतलब, और इस तरह की चीज़ों का चुनाव में मुझे लगता नहीं कि बहुत अर्थ आम आदमी लेता है या नहीं, उसको ये मालूम होना चाहिए। वो ये सिर्फ इस तरफ देखता है कि मुझे राज्य से क्या मिल रहा है, तो राज्य को देने, राज्य से आम जनता को देने के लिए जो फ्री की हम लोग बातचीत करते हैं, अगर उसको देने की बात सुनते हैं तो वो अपने मैनिफेस्टो में ममता बनर्जी ने की, राज्य की मुख्यमंत्री। उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मॉडल हम उसको कहेंगे देश की राजनीति में आगे, और ये अच्छा या बुरा इस सब से मेरा यहाँ इस समय आशय नहीं है, लेकिन इस समय पॉलिटिकली हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो उस मॉडल में उन्होंने उसमें काफ़ी आगे बढ़कर कुछ चीज़ें दी। लेकिन जब कल बीजेपी मंच पर थी और गृह मंत्री जो है अमित शाह ने वो मैनिफेस्टो जारी किया, तो लगा कि उन्होंने भी काफ़ी आगे जाकर, यानी पहले मैनिफेस्टो से आगे जाकर जनता को वो चीज़ें देने की कोशिश की जिसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये फ्रीबीज हैं, और तमाम चीज़ें मैनिफेस्टो में जिस तरह के वादे किए गए वो आप पर बात करें। लेकिन दोनों में सेंटर फिगर महिलाएँ थी। अब उसमें क्या क्या है वो हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं बाकुंडा की वो रैली जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो उतरे हेलीकॉप्टर से तो सीधे मंच पर जाने के लिए जब गाड़ियां लगी हुई थी, और तीनों हेलीकॉप्टर्स हेलीपैड पर बने, हेलीपैड जो बने थे 3 हेलीकॉप्टर्स थे, उस पर उतरे, उनमें से उतरकर वो जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे तो दूसरी तरफ, हेलीपैड के दूसरी तरफ इतनी भारी भीड़ थी, जो दूसरी तरफ थी फिर इस तरफ थी। बंगाल में अभी भी मैंने आपको पिछली बातचीत में भी कहा था कि 2 रैलियाँ होती हैं एक साथ, एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड के ग्राउंड के आसपास भीड़ होती है और दूसरी तरफ जो मंच के सामने होती है वो भीड़ होती है। लेकिन ये रैली इस तरह
ये भीड़ इस तरह की नहीं थी जैसी अमूमन होती है, ये काफ़ी बड़ी भीड़ थी। वो सब आपने विजुअल्स में देखा है। जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए बहुत सारे लोग को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, उनको वो चाहें तो अपने आइडिया को अपने पास ही रख लें, क्योंकि वो भीड़ सबको दिख रही थी, वो वीडियो सबको दिख रहे हैं, उसमें किसी को किसी का पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है। वो भारी भीड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से निकले, उसके बाद वो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद उस पूरे स्थल पर चक्कर लगाते हैं, यानी वो पूरे उस पर गाड़ी से पूरा हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए, चूँकि जो पंडाल बनाए गए थे 3 बड़े पंडाल थे जिनमें मुझे लगता है 15 से 20 हज़ार की भीड़ होनी चाहिए थी, जो उनकी कैपेसिटी बनाई गई होगी। और पहले उस पंडाल में कुर्सियां डाली गई थी आगे की तरफ, जो ब्लॉक्स बनाए गए थे जिसमें महिलाओं को बिठाया गया था, उनमें ब्लॉक्स में सोशल डिस्टेंसिंग की तरह से कुर्सियाँ डाली गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग कोई पालन नहीं कर रहा, और एक भी बार मैंने मंच से नहीं सुना कि जो हम लोग टीवी पर भी सुनते हैं कि भाई उनको ख्याल रखना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का, और या उनको मास्क लगा लेना चाहिए। मंच पर ज़रूर सब लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन मंच के सामने जो हज़ारों और लाखों की भीड़ आती है रैली में, उनमें से किसी को ये एक बार भी ख्याल नहीं आता। खैर ये अलग बात है कि वो उनको कह सके कि भाई आप मास्क लगा लीजिए, और देश में कोरोना दोबारा पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि वो भीड़ जो है इतनी बड़ी भीड़ थी कि वहाँ उनको घूमकर एक तरह से रोड मार्च छोटा सा करना पड़ा अपनी गाड़ी से, और उसके बाद मिलने के बाद वो मंच पर आए। वो चूँकि इस रैली में एक ख़ास बात ये थी कि रैली में 11 बजे का भीड़ आनी शुरू हुई थी 10 बजे से। हम लोग चूँकि सिर्फ एंट्री करनी थी और ये सोचा था कि पास बनाने होते हैं, यहाँ अलग से पीआईबी की एंट्री जनरली हम लोगों की सब जगह हो जाती है, लेकिन यहाँ अलग से पास बनाना पड़ता है जो डीआईबी है, तो हम लोग उसके लिए जल्दी पहुँच गए क्योंकि हम लोग देर। तो वहाँ 8:30-9 बजे से महिलाओं की आगे की तरफ भीड़ आनी शुरू हो गई थी। मतलब वो 50-60 100 करके इस तरह के जत्थे में महिलाओं की भीड़ आनी शुरू हुई, जो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि 1 बजे का टाइम हमको मालूम था, और हमको ये मालूम था कि 1 बजे के बाद चूँकि प्रधानमंत्री उस समय आसाम में होंगे, तो ये लगभग 2-2:30 बजे के करीब होना चाहिए। तो अमूमन इसको हम लोग 3 बजे मान के चलें कि 3 बजे प्रधानमंत्री का यहाँ आने का समय था। लेकिन अगर उस जगह पर 10 बजे से भीड़ आनी शुरू होती है तो ये लगने लगता है कि शायद जल्दबाजी में या कुछ इस तरह का होगा, लेकिन उनके आगे कोई लीडर नहीं दिख रहा था जैसे अमूमन आती है। बसों में आई, कुछ बसें पहले आ गई, उनमें से वो महिलाएं थी, हमने उनसे चेक किया तो वो आसपास से आई हुई महिलाएं थी जो पहले आके अपनी सीट पर जहाँ बैठ जाना चाहती थी। तो इसीलिए वो शुरू में कुर्सियों पर बैठी हुई महिलाओं की भीड़ हमको 10 बजे से दिखाई देनी शुरू हो गई। उसके बाद 10 से 11, 11 से 11:30, 12 बजे तक वो मैदान भरना शुरू हुआ। उसके बाद दूसरी तरफ जो शुरू हो गई, जो हेलीपैड के दूसरी तरफ की भीड़ थी जो कि ऊंचाई की तरफ बनी हुई थी, वहाँ पूरी भीड़ दिखने लगी। 12 बजे तक उस मैदान में महिलाएं अपने बच्चों के साथ, वो भी सब आप विजुअल में देख सकते हैं, नहीं तो मेरे ट्वीट पे हैं उनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पूरी भीड़, महिलाओं की भारी भीड़, कल वो पूरा लग रहा था दोनों तरफ के ब्लॉक। उससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी रैलियां हुई हैं उसमें दोनों ब्लॉक्स में से कुछ हिस्से में महिलाएं होती थी, लेकिन जो पुरुषों की भीड़ होती थी, जो बाकी लोग होते थे समर्थक, वो पूरे जो बनाया गया पत्रकारों का एक मंच होता मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसको तोड़ देने का प्रेशर होता था। वो पूरा भीड़ का प्रेशर इतना होता था कि लगता था कि अब टूटा या तब टूटा। लेकिन इस पूरे मसले में जब हमने देखा कि वो जो महिलाएं हैं वो पूरी की पूरी पूरा उस दोनों ब्लॉक्स को भर दिया उन्होंने, और वो हर तबके की महिलाएं थी, हर उम्र की महिलाएं थी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो होता है कि आपको एक निश्चित वर्ग की महिलाएं देख रहे हैं, या उसमें एज ग्रुप क्या है वो, या उसमें किस तरह का वो दिख रहा है आपको, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, यह सब चीज़ें। लेकिन आप उसमें देख रहे थे वो डेली वेजेज मजदूरों से लेके वो जो बाकी कारों में आई हुई महिलाएं, तमाम भीड़ वहाँ महिलाओं की सबसे समय पहले और उन दोनों ब्लॉक्स में सबसे ज़्यादा तरीके से भर गई। अब धीरे धीरे वो कुर्सियाँ हटाई गई इसलिए क्योंकि तब बैठने की जगह ख़त्म हो रही थी, तो लोग महिलाएं वहाँ बैठने लगी, और उस रैली में लगभग 5 घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ा। 5 से 5.5 घंटे तक धूप पहले उस तरफ थी और फिर वो धूप इस तरफ आ गई, यानी पूरे की पूरे वो घंटों तक उन बच्चों को हम देखते रहे जिनको साथ में लेके माएँ आई थी। यहाँ एक और अलग मैंने देखा है जो काफ़ी देश के मुकाबले थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पति पत्नी भी रैलियों में भारी भीड़ में आते हैं, तो उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। उस तरह का यहाँ ट्रेंड दिख रहा था।
और वो भीड़, फिर मैं ये कहूँ बाकुंडा की वो भीड़ उस समय तक लग रहा था कि जो उनको दोनों लोकसभा सीटें मिली हैं, विष्णुपुर और बाकुंडा, जिसमें उनमें से 2.25 लाख मतों से जीती हुई सीट है, उसका नज़र जो आ रहा था कि किस तरह से वो सीटें यहाँ जीती गई होंगी, क्योंकि भीड़ का भारी दबाव था। भीड़ सुनने आई। बहुत सारे लोगों का मैं देखता हूँ कि वो भीड़ पर लिख रहे थे टिप्पणियाँ कि साहब 500 रुपया लेके आ गया है। मैंने ट्वीट पर भी देखा, अपने किसी ने लिखा किसी पे आ गया, क्योंकि कम से कम इतने साल तक रहने के बाद पत्रकारिता में चूँकि आप लोगों का अनुभव ज़्यादा है, आप टीवी पर देखकर और अखबार में देख के सब समझ लेते हैं, तो मैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी समझ मेरी समझ से ज़्यादा होगी। लेकिन 2 दशक के ज़्यादा समय से पत्रकारिता में रहने के बाद हम लोगों को ये समझ में ये कम से कम अंतर करना आता है कि कौन सी भीड़ लाई गई होती है और कौन सी भीड़ आई होती है, और कौन सी भीड़ का अटैचमेंट लीडरशिप के साथ होता है और कौन का नहीं होता है। इस भीड़ में जो गौर करने वाली बात थी कि जो 1:30 से 2 बजे के बाद तो लीडर्स आने शुरू हुए मंच पर। आप सोचिए, मंच से पहले कोई नहीं था, खाली पड़ा हुआ मंच है। उस मंच पर बीच बीच में ऑडियो टेस्टिंग करने वाला एक शख्स आता था, वो ऑडियो टेस्ट करता था, और उस पर भी जैसे ही वो मोदी चिल्लाता था तो सामने भीड़ में से पूरी तालियों के साथ उसका रेस्पॉन्स उसको उस समय तक मिल रहा था। उसके बाद फिर 2 बजे करीब लीडर, उनके जो स्थानीय नेता हैं, जिसमें सांसद हैं, विधायक हैं, जो कैंडिडेट हैं, विधायक तो उनके पास नहीं थे यहाँ। 2016 में पूरी तरह साफ थी ये। 7 विधायक टीएमसी के थे और 5 संयुक्त मोर्चे में जो अब हैं उन लोगों के थे। तो इसीलिए वो सब वहाँ बिल्कुल एकदम खाली बीजेपी का था। कैंडिडेट ज़रूर आने शुरू हुए और उन्होंने मंच पर बोलना शुरू किया। एक और हैरानी की बात थी, वो बांग्ला भाषा में ही बोल रहे थे। सामने बांग्ला भाषाभाषी लोग थे, उनमें से तालियों की गड़गड़ाहट तभी आती थी जब वहाँ वो बांग्ला में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते थे। ये बात मतलब लोगों को बहुत अजीब लग रही होगी कि मैं बार बार उस नाम को ले रहा हूँ, बार बार ले रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा दिख रहा है हमको। हो सकता है कि वो उसका किस तरह से भाष्य निकलेगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन चूंकि मैं सभा में था, मैं रैलियों में हूँ और लगातार रैलियों में घूम रहा हूँ, तो वो भाष्य मुझे दिख रहा है कि जो सामने जनता कर रही है। तो उसमें पूरी भीड़ ने उसी समय नारे निकले उनके मुंह से जब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया। तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि किस तरह से कनेक्ट हो गया। उसी समय हम लोगों ने एक खबर भी हुई कि किस तरह से महिलाओं के अंदर जो विधानसभा चुनाव में, हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरा ये भी मानना है कि यहाँ जो भी बीजेपी की बस में बैठ रहा है, या जो चूँकि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो दिल्ली में बैठ के वीडियो से या उनसे समझने की कोशिश कर रहे होंगे अखबार से, तो उनका हमेशा आकलन अपना अलग होता है। लेकिन मैं उनको ये बता दूं यहाँ से, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, कि यहाँ किसी दूसरे की गाड़ी में पैसा लेके नहीं बैठा जाता। यहाँ पैसा लेके बैठने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि उनके नाम नोट हो जाते हैं। राजनीतिक हिंसा का अगर कोई शब्द वो जानना चाहते हैं या कोई शब्द समझते हैं, या राजनीति में राजनीतिक हिंसा क्या होती है उसकी फीलिंग अगर उन्होंने केरल या यहाँ की हो, तो वो आके अपने से समझ सकते हैं कि दूसरे की गाड़ी में पैसा लेके झंडे के बैठने का क्या मतलब होता है। कब वो रजिस्टर में चढ़ जाते हैं, उनके नाम राशन से कट जाते हैं, उनके नाम केस हो जाते हैं, और उनमें से कितने गायब हो जाते हैं और कितनों को हॉस्पिटल नसीब होता है। तो इसीलिए वो अपनी समझ को साथ रखें। जिन लोगों को लिखने में मज़ा आता है कि पैसे लेके आई हुई भीड़ थी, वो किसी भी रैली में नहीं जाएगी इस तरह की भीड़, क्योंकि यहाँ का वातावरण इस तरह का नहीं है कि आप आज पैसे लेके इसमें चले गए और कल पैसे लेके उसमें चले गए। यहाँ राजनीति जीवन का विषय है, यहाँ साथ रहने का सब्जेक्ट है ज़िंदगी में। तो एक पूरी भीड़, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 3:48 पर वो बोलते हैं, थोड़ा बहुत समय आप ऊपर नीचे कीजिए, और कल की भीड़ में वो वहाँ लगभग 3:20 तक, जो अमूमन हम लोग नहीं मानते, हम लोग मानते हैं कि 45 से 50 मिनट तक बोलेंगे, क्योंकि वो लगातार चूँकि गुवाहाटी से यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण में बहुत सारी बातें थी। एक बहुत जिस पर सबसे ज़्यादा कल गौर किया, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अब जो भी लोग हैं जिनको राजनीति में रुचि है, जो बंगाल की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको रैलियों को ज़रूर देखना पड़ेगा, रैलियों के संवाद को ज़रूर देखना पड़ेगा, रैलियों में भाषण को ज़रूर देखना पड़ेगा, अगर वो इस चुनाव का पूरा बदलता जो परिदृश्य है उससे बिल्कुल वाबस्ता होना चाहते हैं। क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चीज़ों का जवाब देते हैं जो ममता दीदी या उनके समर्थक
पोस्टर्स के तौर पर देते हैं या अपने भाषण में देते हैं, और ममता दीदी फिर उनका जवाब देती हैं जो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ बोलते हैं। तो आज बारी मोदी जी की थी, क्योंकि आगरा में काफ़ी दीदी ने बोला, यहीं जो पूर्वी मिदनापुर की एक विधानसभा सीट थी उस पर से उन्होंने बोला, और उन्होंने काफ़ी चीज़ों के आरोप और चेहरा नहीं देखना चाहती, ये एक लाइन के साथ उन्होंने कहा। तो उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया। उन्होंने कहा कि दीदी मेरा चेहरा मत देखिए, मेरा चेहरा तो नीचे, मैं पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के लिए झुका रहता हूं। फिर उन्होंने उस पोस्टर का जिक्र किया जिसमें उनको ममता दीदी अपने पैरों से उनका सर नीचे रखे हुए हैं, फुटबॉल की जगह प्रधानमंत्री मोदी का सिर है। उन्होंने कहा कि मेरा सिर देश के लोगों के लिए झुका रहता है और आपको मैं बंगाल को लात नहीं मारने दूंगा। एक और हैरानी की बात थी कि बहुत देर तक इंतजार करती हुई महिलाएं उनको उन्हीं के नाम पर, जिस समय वो वीडियो बना रही थी, फोटो बना रही थी, उनमें से फिर पीछे हटी, जिसको कहा गया कि वो पीछे की तरफ जा रही थी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो चुकी थी, बच्चों को पानी नहीं था वहाँ उस समय तक। मुझे लग रहा था कि जितने भी जर्नलिस्ट थे, एक अच्छी बात दिख रही थी कि सब ने जो पानी की उनके लिए रखी गई थी, कुछ पानी के पाउच थे छोटे छोटे, वो सब उनको धीरे धीरे उनको दे दिए गए, जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। यहाँ तक कि बहुत सारे पत्रकारों ने अपना लंच भी उधर शेयर किया। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बाद उन्होंने साफ तौर पर ममता दीदी के जो करप्शन को लेकर, पूरे इन सब को लेकर, और यहाँ फिर वही कि किस तरह से तुष्टीकरण की नीतियाँ, वही सब भाषण, लेकिन उनका जवाब दिया गया है जो उन्होंने सवाल उठाए थे। इसी तरह फिर जब हम बात करते हैं ममता दीदी की, जो ममता दीदी ने आज कई चीज़ों को लेकर पिंच किया, वही पूरे उन चीज़ों को कि किस तरह से मोदी झूठ बोल रहे हैं, किस तरह से ये सरकार झूठ बोलती है, किस तरह से जनता के साथ नहीं है, और जो मैनिफेस्टो के वादे उनकी भी उन्होंने धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। ये रैलियाँ थी। लेकिन अगर भीड़ के हिसाब से देखें तो ये बात सही है कि 12 विधानसभाएं हैं और ममता दीदी अलग अलग 3 विधानसभाओं में आज थी, 3 में कल होंगी, तो उनकी विधानसभा की एक कोई संयुक्त रैली नहीं होती है। लेकिन जब आप मैदान देखते हैं, जब आप उन तमाम सभाओं को जोड़कर देखते हैं, तो भी आपको प्रधानमंत्री मोदी की रैली काफ़ी बड़ी रैली दिखाई देगी, और वो ममता दीदी से ज़्यादा बड़ी दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मंच पर उन्होंने एक महिला का जिक्र किया, फिर बाद में मैं उसके घर भी गया, उस महिला को मिलने भी गया, कि उसका चुनाव प्रचार भी देखने गया। चंदना बाउरी इसका नाम लिया, और उन्होंने कहा कि दीदी मेरा चेहरा तो क्या है, लेकिन आपको ये चेहरा बहुत दिन तक भूलेगा नहीं, आप इस चेहरे को बहुत दिन तक याद रखेंगी। और क्यों, ये चेहरा बंगाल के गरीबों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। और ये चंदना बाउरी जो मनरेगा वर्कर है, चंदना बाउरी का पति जो श्रवण है, श्रवण जो है राजमिस्त्री है, मनरेगा के कार्ड होल्डर है। उसी तरह से चंदना बाउरी भी मनरेगा वर्कर है, और जब उसके पति के पास जिस दिन मजदूर नहीं होता, उस दिन वो उसके साथ मजदूरी करने जाती है। एक कमरे का घर है, जो कमरा नहीं है, जिसको हम झोपड़ी बोलते हैं, उस तरह की झोपड़ी है, और 3 गायें और 3 बकरियां हैं उसके पास, उसके पति के पास। और एक अब उसको जो आवास दिया गया है, वो हम लोगों ने उसके आवास को यहाँ देखा है कि उसके प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें एक कमरा उनका बना हुआ, एक का पैसा भी नहीं आया है, वो आधा पड़ा है उस सब में। खैर वो तो आप वीडियो पर देख लेते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं कभी कभी वीडियो भी इस तरह के शेयर करूंगा जिसमें कुछ अलग आपको दिखाई देता है, जो हम लोग अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। 3 बकरियां हैं और 3 गायें, यही संपत्ति है। उसके पति ने बताया कि उस पर 6,500 रुपये का अकाउंट है, उससे बातचीत की। और वो एक टेम्पो में, जो टेम्पो होता है, उसके पास कोई कार वार नहीं है, क्योंकि घर में टीवी नहीं है। यानी जो उसके पति, जब उसको टिकट मिला तो उसके ससुर, जो चंदना बाउरी है, उसके ससुर और उसकी सास और उसकी माँ, जो कि वहीं गांव में अपने वहीं साथ में थे, उनमें से किसी को नहीं पता चला, वो टीवी पर नहीं देख पाए आज तक। और उनको ये भी नहीं पता चला कि प्रधानमंत्री ने रैली में मंच पे सिखा, उसको उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने लोगों से सुना, क्योंकि उनके घर में कोई टीवी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप आधुनिक चीज़ से कह सकते हैं। उसका टिकट यकीनन बहुत ही दिलचस्प तरीके से हुआ, क्योंकि 2016 से पंचायत के चुनाव में 2018 में चुनाव लड़े हैं, और उसके बाद आगे की तरफ बीजेपी के लोगों का वहाँ कोई नाम लेवा नहीं था, उस समय वो लोग लड़ रहे थे, तो उसी तरह से वो टिकट आगे की तरफ बढ़ा और वो टिकट मिला। तो उसकी स्थिति ये थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको मंच से कहा, बल्कि कहा किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, किसी के सामने झुकना नहीं है, और उन्होंने कहा लड़ना है,
और जीतना है। ये जो है उन्होंने वहाँ उसमें मंच से कहा, जो उन्होंने बाद में नीचे बताया भी, और तमाम लोगों की जिज्ञासा उस महिला के प्रति जगी। वो यंग 28 से 30 साल की महिला है उस समय, और आज उसको उन सड़कों पर, ख़राब सड़कों पर, मैंने टेम्पू में हाथ जोड़कर प्रचार करते हुए भी देखा। और कोई बहुत भाषा का ये नहीं था या कुछ कनेक्शन नहीं, वो सिर्फ हाथ जोड़कर मोदी के नाम पर वोट मांगते हुए दिखाई दी। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ सीने तारिका भी लड़ रही हैं, जो बहुत बड़े इसी बाकुंडा में काफ़ी बड़ी बंगला फिल्मों की हीरोइन है। वो काफ़ी उस पर यहाँ से बाकुंडा सिटी से चुनाव में, यानी एक समय में दो महिलाओं का हम इस तरह से देख रहे हैं। एक टॉलीवुड की बड़ी हीरोइन के तौर पर नामी है, तो दूसरी ज़मीन पर रोज़ की कमाई, रोज़ खाने वाले हैं, उनमें से एक है। तो ये एक लड़ाई का एक तरीका वहाँ हमको दिखा, जो वहाँ इस पूरे उसमें देख रहे थे हम। सालोतारा उनकी विधानसभा सीट है, और उनके सामने जो मुकाबला है वो करोड़पति हैसियत के कैंडिडेट से है, जिसको चूँकि 2 बार से लगातार टीएमसी जीत रही थी, लेकिन जिस कैंडिडेट को जीत हासिल थी उसको हटाकर टीएमसी ने एक नया कैंडिडेट यहाँ चुना है, नई चुनौती के लिए। तो उसके पास काफ़ी पैसे वाला और शख्स, ठीक है, राजनीति में पैसा उनके पास है तो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प लड़ाई है जो सालोतरा में हमको देखने को मिलेगी। 12 विधानसभा सीट हैं। 12 विधानसभा सीटों पर ममता बनर्जी अलग अलग जगह से रैली कर रही हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रैली की भीड़ ये बता रही है कि अभी यहाँ जो 2019 में हुआ था उसको दोहराया जा सकता है। यानी 12 की 12 सीटों पर लीड ली थी बीजेपी ने 2019 के समय विधानसभा की, और जीत हासिल की थी लोकसभा सीटों पर। अगर उसको आप बहुत कम नीचे ऊपर नीचे होगा तो मुझे लगता है कि बहुत कम अंतर आएगा। हालांकि यहाँ तीसरा कोण बनने की कोशिश में वही संयुक्त मोर्चा का है, जिसका यहाँ पोस्टर, झंडा, बैनर मुझे दिखाई दिया है, सालोतरा विधानसभा पर दिखाई दिया है, बाकी तमाम जगह पर बहुत ज़्यादा नहीं है। अब महिलाओं को रिझाना है, महिलाओं की वोट चाहिए, तो बीजेपी ने टीएमसी से आगे बढ़ के कहा है कि वो फ्री देगी, यानी उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका कम्यूटिंग फ्री होगी, वो कहीं भी जाएंगी उसमें फ्री होंगे। इसके अलावा विधवा पेंशन को 3000 किया है। इसके अलावा बच्चियों की पीजी तक पढ़ाई फ्री है, और उनको पैसा 10th के बाद, 12th के बाद, और एक समय के बाद 6 से मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने महिलाओं को काफ़ी पैसा देने की कोशिश की, पैसा देकर, मतलब मैनिफेस्टो से बताया कि किस तरह से हम उनको पैसा देंगे। ये एक हुआ। इसके बाद अगर आप ममता दीदी की बरख सारी योजनाएं देखें तो इन्होंने बताया कि मकान कैसे होंगे, और किसानों को वो पैसा भी मिलेगा जो दूसरे राज्यों में मिल रहा। यानी कुल मिला के अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो में एक से बढ़ के एक दोनों ने वादे किए। यानी वहाँ जाकर भी ममता दीदी बहुत आगे अलग अपने आप को पार्टी से, बीजेपी से नहीं कर पाई। यानी अगर उनको बहुत चमत्कारिक रूप से देना था या इस तरह का कुछ उसमें घोषणाएं होनी थी जिसको 3 बार टाला गया, तो उस तरह का दिखा नहीं, क्योंकि बीजेपी ने उसके बाद करके उससे ज़्यादा बड़ा खजाना खोल दिया। वो पैसा कहाँ से आएगा ये तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो चुनाव है, और चुनाव के वक्त जो पैसा लग रहा है, जितने झंडे, बैनर, पोस्टर सब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दीवारों पर रंगाई पुताई दिखाई दे रही है, मुझे पता नहीं कि उसको कैसे चुनाव आयोग तक सही किया जाएगा खर्चे को, लेकिन वो तो हर बार हो जाता है। यहाँ सिर्फ 1-2 सीट ऐसी होंगी, जैसे कि हम लोगों ने सालोतरा विधानसभा में उस मनरेगा वर्कर को देखा है, जिसके लिए मुझे लगता नहीं कि सीईओ को बहुत दिमाग लगाना होगा, वो आसानी से उसका खर्चा पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए कुछ है नहीं। जो भी है पार्टी है, कल पैसे तक, साड़ी तक देने वहाँ पार्टी के वर्कर ही गए थे, और इसीलिए वो रैली में भी जब आए तो उस तरह से वहाँ वो जो पैसे, जो साड़ी दिए गई थी, वो सब चीज़ें उनके घर दी गई थी। एक गाड़ी दी गई है, छोटी गाड़ी है, जिसको कि वो चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ की सड़कें उस विधानसभा की इस तरह की हैं कि वो टेम्पो पर बैठकर ही करना पड़ रहा, नहीं तो बड़ी गाड़ी चाहिए। बड़ी गाड़ी है नहीं। उनके साथ 2-3 महिलाएं थी जो मध्य प्रदेश से भेजी गई, कांग्रेस बीजेपी के वर्कर हैं, वो ज़रूर उनको एक गाड़ी में थी वो पीछे, और बाद में उस पर टेम्पो पर चढ़ रही थी। मुझे लगता है असहज हो रही होंगी, क्योंकि इस तरह की लड़ाई उन्होंने वहाँ नहीं देखी होगी। तो खैर ये तो इनका हुआ। एक अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जो पिछले कुछ समय से ब्रिगेड मैदान की उस रैली को याद कीजिए, 28 फरवरी की, मुझे लगता है कि आपको शायद याद आ रही होगी वो रैली, जिसमें ब्रिगेड मैदान में बहुत बड़ी भीड़ थी, जो भारी भीड़ थी, जिसके हम लोगों ने ड्रोन शॉट देखे, जिसके हमने ट्रॉली शॉट देखे, जिसको हमने क्लोज, पैन, ब्रॉड, सब तरह के शॉट हमने उसमें देखे, कि जिस तरह से वो रैली हर तरह से बड़ी दिख रही थी। और
बंगाल की राजनीति में एक नया सितारा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के तौर पर तमाम मीडिया ने, खासतौर से मुझे हमेशा लगता है कि दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया को बड़े मज़ा आता है, खासतौर से इंग्लिश मीडिया को, कि इस तरह की चीज़ें जो चाहे वो ज़मीन पर कैसे होती हैं वो नहीं, लेकिन रैली से सभी को लग रहा था कि हाँ चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन ग्राउंड पर जब लड़ाई बहुत सीधी हो गई हो तो शायद ही कोई इस ध्रुवीकरण के समय में, जिसमें ममता बनर्जी खुद मंच से चंडी पाठ कर रही हों और फिर कुछ दिनों बाद अपने कन्फ्यूज़न को और बढ़ा रही हों, जब वो वहीं से फिर कलमा पढ़ने लगें, फिर उनको लगता है कि अरे ये 2 हो गए तो तीसरा भी, तो ये फिर छवि पर बात आ जाएगी, तो फिर बौद्ध धर्म को याद करने लगती हैं। फिर अचानक लगता है कि नहीं नहीं वो रह गए हैं, यहाँ अपना ईसाई रह गए हैं, क्रिश्चियंस लोग रह गए हैं, लिहाजा उनके भी गॉड की बात करेंगी। तो उस तरह के जब माहौल में जब आपको तुष्टीकरण की नीति के लगातार आप पर आरोप लगते रहे हों कि आपने बड़ी संख्या में किस तरह से जो अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग में उनको शामिल किया, वो किस तरह किया, जिनमें बहुसंख्यक जो धर्म है या हिंदू धर्म की कुछ जातियां जो ओबीसी में जाने के लिए एंटाइटल हैं उनको नहीं जाने दिया। इसके बाद दुर्गा पूजा पर जिस तरह की बंदिशें लगाई गई या सरस्वती पूजा पर जिस तरह की बंदिशें लगाई गई, इस तरह के जो लगातार आरोप उन पर लगे, उनको वो धोने की बार बार कोशिश कर रही थी। और उन आरोपों के चलते भी बीच में मुस्लिम मतों के नए कुछ ठेकेदार सामने आए, जिनको संयुक्त मोर्चे में हमने शामिल होते पाया। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए उसको उस तरह से, जैसा उन्होंने शुरू में बहुत सारी सुर्खियाँ बटोरी, और जो कि इस समय वो काफ़ी ऐसे नेता हैं जिनको हर कोई देखना चाहता है, हर कोई उनका इंटरव्यू भी लेना चाहता है, तो उन्होंने उसका बहुत ही काफ़ी इस्तेमाल हुआ उनका कि जब बंगाल के चुनाव में वो सामने आएंगे और इस तरह से बदलेगा और ऐसे समीकरण होंगे और फिर इस तरह से इतनी सीट इनके पास आ जाएंगी, इस तरह की सारे हमने जब सुनी। अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की आज की सभा जो मैंने अभी शेयर की है, आप चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, यूट्यूब चैनल पर, कि किस तरह से उसमें उस पूरे वीडियो में आपको खड़े हुए लोग आप गिन सकते हैं। मैं गिन सकता हूं कि वो कितने लोग खड़े हैं, 40 खड़े हैं, 30 खड़े हैं, 50 खड़े हैं। ये मोहनपुर में सभा हुई, खड़गपुर की, लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच की ये रिकॉर्डिंग है, आप उसमें चाहे तो चेक कर सकते हैं। और बाकी खाली कुर्सियां थी, वो बड़ा मैदान भी नहीं था, वो सड़क से किनारे सटा हुआ एक खाली पड़ा हुआ छोटा सा ग्राउंड था, उसमें भी इतनी सीटें खाली पड़ी थी कि आप ये सोचिए कि वहाँ से बैठे हुए लोग शायद 1 दर्जन या 2 दर्जन भी लोग नहीं थे, जो भी बाद में खड़े हो गए। और उस समय तक इस संयुक्त मोर्चे के इस समय के सबसे बड़े पोस्टर बॉय, जो सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं, वो वहाँ भाषण कर रहे थे। और उसी आवाज़, बहुत तेज़ तीखी आवाज़, ताकत की आवाज़, उससे, चूँकि आवाज़ से सामने वोट नहीं आते हैं ऐसा मुझे लग रहा था, तो वोट नहीं आ रहे थे और वोट आएंगे भी नहीं शायद, जिस तरह से हमको लग रहा है। मेरा अभी भी ये मानना है कि जहाँ पिछले समय में वाम मोर्चा स्ट्रॉन्ग रहा होगा या कांग्रेस स्ट्रॉन्ग रही होगी लोकसभा चुनाव में, उन सीटों में भी अब वो कम होगा, क्योंकि लड़ाई बिल्कुल सीधी आ गई और ममता बनर्जी इस चीज़ को महसूस कर रही हैं। लगातार वो अपने तमाम मतदाताओं को ये बोल भी रही हैं, सभा में भी बोल रही हैं कि आप कोई वोट अपना बेकार मत कीजिए, आप अपना मत इधर से उधर देकर उसको बेकार मत कीजिए, क्योंकि बीजेपी के सामने संयुक्त मोर्चा कुछ नहीं है या उसकी उनके साथ मिली भगत है। इस तरह से वो सीधा कह रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है 2-3% का अंतर जो उनके और बीजेपी के बीच में रह गया था, अगर वो अंतर बढ़ा नहीं तो ये कुछ भी आंकड़ों के तौर पर बदल कर सामने आ सकता है। क्योंकि अगर सामने कुछ भी 1000 वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, मुस्लिम मतों में थोड़ा भी डिवीज़न कराने में कामयाब होते हैं, तो बीजेपी को फिर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, ये उनको अच्छे से मालूम है। और बीजेपी भी ये जानती है कि जब तक ममता बनर्जी के हिंदुत्ववादी वोटों में सेंध नहीं लगेगी, उनको वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होगा। राइटर बिल्डिंग्स पर कब्जा करना, जो सचिवालय बदला हुआ है उस पर कब्जा करना, या जब तक कि वो कांग्रेस और वाम मोर्चे के उन हिंदू वोटों को अपनी तरफ नहीं कर लेंगे, जिनको अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ इन दोनों पार्टियों के गठबंधन से, जिनको इनके मिलने से कोई परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि उनको सेकुलर इमेज का जो उनका अपना भ्रम था वो भी टूट गया है। तो इस चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि उन वोटरों पर दोनों की निगाह है, यानी वो 12% वोट को बचाए रखने की जद्दोजहद अभी बहुत बड़ी है और वही वोट बैंक तय भी करेगा।
एक और बातचीत है जो साइलेंट वोटर की है। हालांकि मैं साइलेंट वोटर पर बाद में बात करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जितने लोग अभी मिल रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि साहब हमको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, अभी से 2 महीने पहले बीजेपी आ सकती थी, अब थोड़ा दिक्कत हो गई, या कुछ ऐसे कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले तक बहुत ही ख़राब स्थिति में थी ममता दीदी, अब वो ममता दीदी बहुत अच्छी स्थिति में हो गई। दरअसल ये सब कन्फ्यूज़न पत्रकारों के अंदर है, जनता को कोई कन्फ्यूज़न नहीं, वो अपना मन बना चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि, और वो साफ साफ यहाँ भी मतदान कर सरकार को, जो भी सरकार होगी उसको चुनेगी, तो वो साफ दिखता है। साइलेंट वोटर जो वोटर है वो मुझे लगता है कि कहीं भी ये कोई नया फार्मूला या मैं नहीं दे रहा हूँ, किसी भी राज्य में वो वोटर साइलेंट होता है जो डरा हुआ होता है, और डरा हुआ वो होता है जो सत्ता में नहीं होता। तो इसीलिए साइलेंट वोटर, बीजेपी का वोटर साइलेंट होगा। मुझे नहीं लगता कि टीएमसी के वोटर को किसी को साइलेंट होने की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी आप लगातार हमला, बमबाजी या इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, तो उसमें से ज़्यादातर के आरोप सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं यहाँ आज के इसमें बाकुंडा के, अगर हम लोग सिर्फ बाकुंडा का एनालिसिस करते हैं या इस समय का एनालिसिस करते हैं, तो सीधी टक्कर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में है। ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में ही ये फैसला होना है कि किसको कितना मिलना है। बाकी तो आप किसी के और के अंगने में आके नाचना चाहते हैं तो ऐसे में आपको संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट दिखेंगे। बाकी जो भी है, महिला मतों पर हिस्सेदारी को लेकर इस वक्त जो लड़ाई चल रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं और जिनका 10 साल का शासन हो गया है और जिन्होंने बहुत अच्छे काम महिलाओं के हिसाब से यहाँ किए भी हैं, अगर वाम मोर्चे के शासन की समाप्ति के बाद की स्थिति को देखते हैं और उस दौरान के शासन के दौरान जो काम हुए उनको देखते हैं, तो बराबर की टक्कर है। उनको इतनी अपील है प्रधानमंत्री मोदी की कि सामने जो महिलाएं हैं, जो भाषा नहीं समझ रही हैं, जो हिंदी वो बोल रहे थे, उस हिंदी के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, वो भी उनकी घोषणाओं पर सिर्फ मोदी मोदी या तालियां बजा रही थी। ये एक बड़ा वोट बैंक है, और चूंकि मुझे लगता है कि इन्होंने वोट पहले भी दिया होगा, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से आ गई 2019 के बाद, लेकिन 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के वोटर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे, इसीलिए वो चुपचाप कमल छाप वाला जो नारा है वो बीजेपी अभी कह पा रही है। इससे पहले उनको भी मालूम नहीं था। उनके बड़े से बड़े जो स्थानीय लीडरशिप है उनसे अगर मैं बात करता हूं तो वो भी यही बोलते हैं कि उनको बराबर वाली सीट का अंदाज नहीं था। जब वो बताते थे कि हम जीतेंगे तो ये लगता था कि ये आदमी शायद हमको अतिरंजित बात बता रहा है। अभी उनके वोटर को ये मालूम है कि इस समय वो जीत रहे हैं, इस समय वो कहाँ कहाँ जीते हैं, तो एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट भी बढ़ा है, उनका जोश भी बढ़ा है। तो ऐसे में जो नॉर्थ बंगाल का हिस्सा हम देख रहे हैं जो फर्स्ट और सेकंड फेज़ में होगा, उसमें मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव के आसपास प्रधानमंत्री मोदी की टीम खड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी ही अकेले इस टीम को आगे लीड कर रहे हैं, बाकी तमाम लोग उनके साथ सहयोगी भूमिकाओं में हैं। खैर, आज काफ़ी लंबा हुआ है, मैं इसके बाद बातचीत फिर आगे करेंगे। कल अमित शाह जो गृह मंत्री आपके हैं उनका यहाँ रोड शो है, एक सभा भी है, कल नड्डा भी शायद यहीं हैं। इसके अलावा भी हम लोग ममता बनर्जी को यहाँ देखेंगे। तो इन तीनों के अलग अलग रैलियों को देखने के बाद फिर क्या सिनेरियो मुझे लगता है वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगा। आप इसको देख सकते हैं और जो आपका मन करे लिख सकते हैं। बस वो संसदीय मर्यादाओं, संसदीय शायद उनके लिए सही होगा, मेरे लिए शालीनता रहे, उसमें ज़्यादा बेहतर होगा। मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो मेरी समझ है उसके हिसाब से। तो शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना।